Assalamualaikum guys. So today's topic is doubtful debts. This topic will be done in two videos. This video will be covering provisions for doubtful debts, and the next video will be covering bad debts. So let's start. Provision for doubtful debts जो होता है that works on the principle or concept of prudence. सही है? So basically prudence concept works on rationalizing. This means that in accounting we will follow a rationalized approach. What is that rationalized approach? That is that anticipated gains are not to be recorded. मतलब जो gains हैं आपके they are not to be recorded until unless they are realized. मतलब कि वो हमें मिल गए. Gains जब तक हमारे पास आए नहीं है we will not record them. सही है. जब तक जिस दिन आ जाए then we are allowed to record them. Rationalize ये हमारे gain की हो गई. And anticipated losses will have to be provided for before the books of in the books of accounts. मतलब जो आपको लग रहा है कि there is a chance of loss, you record it directly. मतलब your gains should not be overstated and your losses should not be underestimated. Loss अगर underestimate हुआ so there is a chance that your profit statements are not perfect. They do not match the international accounting standards. So इसलिए आपकी losses आपके जितने भी आपको expected हों you put them in the accounts. And जो gains हैं आपके जो expected हैं but you have not received them, there is a chance कि वो gain आपको नहीं मिले क्योंकि वो anticipated है, it's an expected gain not the actual gain. So इसलिए आप record नहीं करोगे उसको. और anticipated loss है, anticipated loss मतलब you can have that loss ना in future, तो इसलिए आप उसको record करके रखोगे अपने पास. सो डाउटफुल डेट्स कब होता है कि जैसे आपका बिजनेस गुड सेल कर रहा है ऑन क्रेडिट, अब वो नहीं मिल रहा है आपको, गुड्स आपने सेल कर दिए, क्रेडिट पैसे आपको पता नहीं है कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे. सो बिजनेस एक अपने एक उसकी पॉलिसी के हिसाब से दे प्रोवाइड फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिससे वो एंटिसिपेटेड बैड डेट कैलकुलेट कर सकते हैं. बैड डेट तो नहीं कहेंगे बेसिकली उसको ये कहेंगे हम कि वो एंटिसिपेटेड लॉस आपका जितना हो सकता है आपके टोटल ट्रेड रिसीवेबल में से वो एक प्रोविज़न निकाल के रख देते हैं. सो बेसिकली दिस इज़ पार्ट ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. सही है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सो PFDD ये होती क्या है, क्यों बनाते हैं हम, वाई डू वी मेक इट? इसलिए बनाते हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम एंड पेमेंट अमाउंट, कब मिलेगा और कितना मिलेगा यू डोंट नो. सही है. फिर इसके बाद प्रोविजन इज अ कॉन्ट्रा एसेट. इट इज़ क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट टू रिड्यूस इट्स वैल्यू. सही है. हमने अभी बात करी कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स आर एसेट, हम उसकी वैल्यू रिड्यूस करने के लिए ताकि वो ओवर एस्टिमेट ना हुई भी हो हमारे पास, इसलिए इट इज़ क्रिएटेड against an asset to reduce its value. इसके बाद तीसरा हम क्यों क्रिएट करते हैं, प्रोविजन इंक्रीजेज ऑन दी. अच्छा, ये तो हम प्रोविजन PFDD की एक एंट्री की बात करें कि एक प्रोविजन जो होती है वो आपकी क्रेडिट साइड पे इंक्रीज होती है. सही है. जहाँ पे आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में क्रेडिट साइड पे इंक्रीज होती है, जिस पे IAS का रेफरेंस आता है, और प्रोविजन हमारे एक एक्सपेंस है बेसिकली, तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट में दैट इज़ ऑन डेबिट साइड. हमने पहले भी बात करी थी, एक्सपेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट. सही है. प्रोविजन इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड in provisions account, not in income statements account. Okay, let's move further. अच्छा, how to calculate provision, इस पे बात कर लेते हैं. how to calculate provision, 3 तरीके हैं प्रोविजन के कैलकुलेशन के. how to calculate provision. Number 1, जनरल प्रोविजन. जनरल प्रोविज़न क्या होती है बेसिकली? जनरल प्रोविज़न एक कंपनी की गिवन पॉलिसी होती है कि आप अपने टोटल ट्रेड रिसीवेबल में से इतना % यू विल चार्ज एज
योर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब वो कुछ भी हो सकता है, लाइक $30,000 पर 2% या 2% और ट्रेड रिसीवेबल्स, सही 2% और ट्रेड रिसीवेबल लग गया। बिजनेस को जितने भी टोटल साल के एंड में उसके आपके ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे, लाइक लेट्स से 40,000 है तो 40,000 का 2%, 50,000 है तो 50,000 का 2%, दिस 2% अमाउंट विल गो इन योर इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस के तौर पे। सही है। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री होगी प्रोविजन का अकाउंट, PFDD का अकाउंट, माय बैड एक सेकेंड, डेबिट पे आएगा आपका इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट और क्रेडिट पे आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। 50,000 का 2% वुड बी 1000, तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट हुई 1000 की और PFDD क्रेडिट हुआ 1000 का। अकाउंट किस तरीके से बनेगा इसका? अगर ये वाला अकाउंट बोलते हैं तो इसका अकाउंट इस तरीके से बनेगा, PFDD का अकाउंट बनेगा। यहाँ पे IS की अमाउंट डाली यहाँ पे 1000 की, ईयर एंड है, यहाँ पे आपने कैरेट डाउन लिखा 1000 और ये बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट ईयर आते हैं। नेक्स्ट ईयर लेट सपोज हमारा 50,000 का 40,000 का हमारा क्या कहते हैं टोटल रिसीवर्स था, तो 40,000 का टोटल रिसीवर, 40,000 का 2% इज 800। तो अब आपका यहाँ पे तो आप व्हाट यू विल डू, PFDD में आप हमेशा कैरेट डाउन निकालते हो। जितना टोटल ट्रेड रिसीवेबल के अमाउंट से आपका निकल रहा होता है ना, क्या कहते हैं, टोटल 40,000 था, उससे जितना प्रोविजन फॉर निकलता है वो आपका जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो लेट्स से आपका 40,000 था, 40,000 का 2% इज 800, तो 800 विल गो इन योर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की कैरेट डाउन यहाँ पे आप लिखोगे 800 आ गया। बैलेंस करना है आपको, तो बैलेंस करोगे इस बार IS की अमाउंट से। यहाँ पे आपके पास पहले से ब्रॉड डाउन था, ब्रॉड डाउन में 1000 था। अब इसको बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग करना है तो बैलेंसिंग ये वाली साइड आपकी लेस है, तो यहाँ पे IS लिखा 200 की, यहाँ बैलेंसिंग करी 1000, ये हो गया, ये 1000 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हमारी IS आ रहा है इस बार डेबिट साइड पे। अगर यहाँ पे डेबिट साइड पे आ रहा है तो इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्रेडिट साइड पे होगा, और अगर इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो इसका मतलब हमारी इनकम है। और ये इनकम क्यों है? क्योंकि हमारे रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। वाई इज देयर अ रिडक्शन? बिकॉज हमारे टोटल ट्रेड रिसीवेबल जो थे उस साल के शुरू में देवर 50,000 एंड नाउ दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू 40,000, जिसकी वजह से हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कम हो गई है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक जनरल प्रोविज़न लगा रहे हैं। और इसके अलावा दूसरा तरीका होता है देयर इज़ अ स्पेसिफिक प्रोविज़न। स्पेसिफिक प्रोविज़न में क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक, जो आपका एक डेटर है बेसिकली, आप नॉर्मल जनरल प्रोविज़न तो लगाते हो, लाइक लेट से मैं कहता हूँ 50,000 था आपका टोटल ट्रेड रिसीवेबल, इसमें से 5,000 था, 5,000 था मिस्टर एक्स का, इसमें से फ्रॉम 50,000 में से 5,000 मिस्टर एक्स की प्रोविज़न थी। व्हाट यू विल डू इसके, अब मैं आपको बोलता हूँ कि 2% तो आपका नॉर्मल आपका क्या कहते हैं जनरल प्रोविज़न है, बट देयर शुड बी अ स्पेसिफिक प्रोविज़न फॉर मिस्टर एक्स ऑफ $2,000। सही है। सो अब क्या करोगे आप? अब ये करोगे कि 50,000 में से 5,000 निकाल दिया, पीछे बचा 45,000, इसका 2% वुड बी 900। एक ये हो गया, और एक मैंने स्पेसिफिक प्रोविज़न मिस्टर एक्स की बोला था 2,000 ना, तो वो 2,000 आप इस तरीके से आप रिकॉर्ड करोगे अपने PFDD अकाउंट में। इनकम स्टेटमेंट में आपने डाला 2,900, यहाँ पे कैरेट डाउन पे लिखा 2,900। ये होता है आपका स्पेसिफिक प्रोविज़न। आप एक स्पेसिफिक अपने डेटर की प्रोविज़न निकाल के वो अलग से चार्ज करते हो और बाकी उसको टोटल रिसीवेबल पे से हटा देते हो। दिस इज़ नोन एज स्पेसिफिक प्रोविज़न। इसके बाद आती है एजेड प्रोविज़न। एजेड प्रोविज़न क्या होती है? वो बेसिकली टाइम के हिसाब से होती है कि अगर आपका कोई डेट अगर आपका 6 महीने से ऊपर हो गया तो उस पर इतना % लगेगी, कुछ 5 महीने से ऊपर हो गया तो उस पर इतना लगेगी। दिस विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड पास ऑन अ स्पेसिफिक डेट। सही है।
लेट से अगर आपका एक डेट था 4,000 रुपये का, आपका $4,000 का आपके पास डेट है, $4,000 का आपने पहले जब वो 4 महीने पुराना था और आपको मिल गया, तो उस पर आप लगाओगे 2% की। माय बैड, मैं गलत बोला थोड़ा सा। इसमें ये होगा कि 4,000 अगर आपका जैसे कोई भी आपकी टोटल है, लेट से 50,000 का है, 50,000 टोटल आपका ट्रेड रिसीवेबल है, इसमें से $10,000 को 2 महीने हुए हैं, सही है। 20,000 को 3 मंथ्स हुए हैं, और एक और 15,000 हो गए, 15,000 को हुए हैं 1 मंथ, और एक और जो 5,000 है उनको हुए हैं 6 मंथ्स। अब मैं कंपनी की पॉलिसी है कि जो 3 मंथ से कम है उस पर 2% लगेगी, जो 6 मंथ से कम है उस पर 5% लगेगी, और जो 6 मंथ से ज़्यादा है उस पर लगेगी बिलो 3M, बिलो 6M, अबव 6M, इस पे लगेगी 20% की प्रोविज़न। तो इस पे और इस पे आपकी लगेगी 2% की। तो 15,000 10 25,000 का 2% इज़ 500, एक 500 हो गई आपकी। इस पे आपकी जो ये 5% वाली ये है, 20,000 का 5% इज़ 20,000 का 1% इज़ 200, और 200 का मल्टीप्लाई 5 इज़ 1,000। 1,000 इस पे लग गई, और इस पे लगेगी आपकी 20% की, 20% की इसकी भी 1,000 हो गई। ये आपकी टोटल 2,500 इस ईयर की प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की अमाउंट होगी। दिस इज़ बेसिकली एजिंग बेस्ड, टाइम बेस्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। तो मंथ के हिसाब से आपकी प्रोविज़न इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा एक डेट को टाइम पास हो जाएगा, देयर इज़ मोर रिस्क ऑफ नॉट गेटिंग दैट अमाउंट, सही है। इसके बाद आखिरी चीज़ आती है जो हमारी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में बची है, दैट इज़ फैक्टर्स विच अफेक्ट प्रोविज़न। So what factors affect provision? Let's see. Number 1, past experience. अगर आपका किसी बंदे के साथ पूरा पहला एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप उसकी प्रोविज़न कम बनाओगे, और सिमिलरली अगर एक बंदे के साथ पहले एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो आप उसकी प्रोविज़न ज़्यादा रखोगे। एज ऑफ डेट, अभी हमने बात करी कि ऊपर एजिंग से आपकी अफेक्ट करती प्रोविज़न। रिलेशन विद कस्टमर, पास्ट एक्सपीरियंस सिमिलर, रिलेशन विद कस्टमर, टाइप ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस होगा लाइक आपको जल्दी अपना कैश इनफ्लो आउटफ्लो करना होगा तो आप कम प्रोविज़न रखो, ज़्यादा प्रोविज़न रखोगे। और अगर आपको यू कैन हैव ए लॉन्गर टाइम पीरियड्स ऑफ डेट्स तो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। और फिर उसके बाद इंडस्ट्री का जो भी चल रहा होता है, इंडस्ट्री में जो भी नॉर्मल रेट चल रहा होता है प्रोविज़न का, आप वो रखते हो, इंडस्ट्री एवरेज बेसिकली। एंड देन लास्ट वन इज़ इकोनॉमिक कंडीशन, कि आजकल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इज़ इन आर इकनॉमी इन रिसेशन और बूम, हमारा इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, उसके हिसाब से भी इफ़ेक्ट करता है आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोविज़न। That's it for provision for doubtful debts. Now we will be moving on to bad debts in our next video. So be tuned.